हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम इंग्लिश के टेंस के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। जैसा कि आप लोग जानते ही हैं कि इंग्लिश को जानने के लिए टेंस बहुत ज़रूरी है, क्योंकि टेंस इसका बेसिक है। तो बिना कोई देरी किए चलिए शुरुआत करते हैं टेंस के बारे में। जैसा कि आप इस टेबल में देख रहे हैं कि मेन जो है 3 टेंस होते हैं। पहला आपका प्रेजेंट टेंस, दूसरा पास्ट और तीसरा फ्यूचर। इनके भी 4 भाग होते हैं। पहला अपन लेते हैं इंडेफिनिट, जिसको कि हम सिंपल भी कहते हैं। दूसरा है कंटिन्यूस, तीसरा है परफेक्ट और चौथा है परफेक्ट कंटिन्यूस। इस तरीके से टोटल 12 टेंस होते हैं। पहला प्रेजेंट इंडेफिनिट, फिर पास्ट इंडेफिनिट, फ्यूचर इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूस, पास्ट कंटिन्यूस, फ्यूचर कंटिन्यूस, प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट और इसी तरह से प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस और फ्यूचर कंटिन्यूस। सबसे पहले हम प्रेजेंट इंडेफिनिट के बारे में बात करते हैं। हिंदी के वो सभी वाक्य जिनके अंत में ता है, ते हैं, ती है, ता हूँ, ते हो, इस प्रकार की जो है इन पर अंत होता है, ता है, ते हैं, ती हैं पर, उन्हें हम प्रेजेंट इंडेफिनिट के वाक्य मानेंगे। और ये हमेशा इस प्रकार के जो वाक्य होते हैं, ये हमेशा किसी न किसी प्रकार की आदत को, प्रवृत्ति को या किसी प्रकार की हमेशा होने वाली गतिविधि को ही बताते हैं। जैसे कि पानी ढलान की तरफ बहता है, फूल पेड़ पे उगते हैं, ठीक है ना। इस तरह से इनके अंत में ता है, ते हैं, ती आता है। इसका मतलब ये हमेशा की होने वाली आदतों को बताते हैं। इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं होता कि वो बिल्कुल अभी हो रहा है। इसका मतलब ये होता है कि ऐसा होता रहता है। जैसे कि ये वाली ट्रेन जो है वो प्लेटफॉर्म नंबर या बॉम्बे टू गोवा ट्रेन जो है वो प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर आती है, तो ये इसकी आदत हो गई। या वो रोज़ सवेरे 7 बजे उठता है। इस तरह से जो है ता है, ते हैं, ती हैं, ता हूँ, ते हो, इस प्रकार की जो इन पे जो वाक्य अंत होते हैं हिंदी के, वो हमेशा प्रेजेंट इंडेफिनिट के वाक्य माने जाएंगे। अब इनको अगर कभी हमको इंग्लिश में ट्रांसलेट करना हो तो इसके बारे में ये स्ट्रक्चर दिया हुआ है। जैसे कि हम पहले ही देख चुके हैं कि इसके पहले वाले वीडियो में कि इंग्लिश के वाक्य में सबसे पहले सब्जेक्ट रखा जाता है, फिर वर्ब रखी जाती है, आखिरी में ऑब्जेक्ट रखा जाता है। इस पूरे टेबल के अंदर आप देख सकते हैं कि सभी में सबसे पहले सब्जेक्ट है, फिर वर्ब है, फिर ऑब्जेक्ट है। सभी में स्ट्रक्चर दिए गए हैं बॉटम में, हर ब्लॉक के अंदर सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट इसी तरीके से दिया गया। जब ये ता है, ते हैं, ती हैं, ता हूँ आता है तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का वाक्य होता है। इनको अगर हमको इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है तो सबसे पहले रखेंगे सब्जेक्ट। उसके बाद में 2 बातें हो सकती है, या तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म अकेली रखी जाए या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में एस या ई एस लगा करके रखा जाए, और अंत में रखा जाएगा ऑब्जेक्ट। अब प्रश्न ये उठता है कि एस ई एस कब लगाएं और कब नहीं लगाएं। तो ये यहाँ ब्रैकेट में दिया हुआ है। जब भी आपका सब्जेक्ट जो है करता, वो ही, शी, इट या एक वचन का करता होगा या एक वचन की संज्ञा होगी, तो उस कंडीशन में हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में एस या ई एस का यूज़ करेंगे। इसके अलावा और कोई दूसरा सब्जेक्ट जैसे कि आई, वी, दे, यू के सर्वनाम हो, प्रोनाउन, या फिर बहुवचन की संज्ञा का कोई कर्ता आया हुआ हो, जैसे कि बॉयज़, गर्ल्स, ऐसा बहुवचन में आया हुआ, तो उस कंडीशन में फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में एस ई एस नहीं रखा जाएगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म अकेली रखी जाएगी। यहाँ एग्जाम्पल के लिए जो है कुछ सेंटेंस लिए हैं हमने। जैसे कि एक सेंटेंस है, वह फुटबॉल खेलता है। इसमें हिंदी में भले ही वह के बाजू में फुटबॉल यानी कि ऑब्जेक्ट रखा गया हो और आखिरी में वर्ब रखी गई, लेकिन इंग्लिश में जो चेंज होता है वो क्या होता है, वर्ब पहले आ जाती है और बाद में ऑब्जेक्ट चला जाता है। तो सबसे पहले रखा सब्जेक्ट ही, और उसके बाद में रखी है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। जैसे कि हमने इधर देखा कि ही, शी, इट या सिंगुलर नाउन अगर कभी आ जाए सब्जेक्ट के रूप में तो वर्ब में एस ई एस लगाना पड़ता है। तो यहाँ पे जो है सब्जेक्ट की जगह ही आया हुआ है, इसलिए अपन ने इसमें एस का यूज़ कर दिया और आखिरी में रखा है ऑब्जेक्ट फुटबॉल। ठीक, उसके नीचे दूसरा सेंटेंस है, मैं फुटबॉल खेलता हूँ। इसमें सब्जेक्ट अब आई आ गया है, यानी कि ही, शी, इट के सर्वनाम के अलावा दूसरे जो सर्वनाम यानी कि प्रोनाउन होते हैं, जैसे कि आई, वी, दे, यू, तो उस कंडीशन में फिर वर्ब में एस ई एस नहीं लगाना। अब यहाँ आई आया इसलिए हमने वर्ब में एस ई एस नहीं लगाया, तो आई प्ले फुटबॉल। ठीक, उसके बाजू में देख रहे हैं हम
दूसरा पास्ट इंडेफिनिट टेंस, दूसरा पास्ट इंडेफिनिट टेंस। प्रेजेंट इंडेफिनिट तो हमेशा होती हुई आदतों को बताता है कि आज भी वैसी आदत चालू है, लेकिन पास्ट इंडेफिनिट में पहले वो आदतें हुआ करती थी। जैसे कि इसकी पहचान दी हुई है ता था ते थे ती थी, यानी पहले वो 7 बजे उठता था, पहले मैं पेड़ पे चढ़ जाता था। इस प्रकार की जो पुरानी आदतें हैं जो अब ख़त्म हो चुकी है उसको बताने के लिए प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज़ किया था। इसके अलावा इसकी पहचान या ये भी हो सकती है। जैसे कि कल मैं मोहन के घर गया, एक पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर कोई बात हुई पास्ट में, वो बताने के लिए कल मैं उसके घर गया, वो मेरे घर आए, मैंने वहाँ पे पुस्तक रखी। या फिर आ ए ई की मात्रा, जैसे रखना में रखा, रखे रखी, बैठा बैठे बैठी, कल मैं उसके घर बैठा, पुस्तकें पढ़ी। ठीक है ना। इस तरह से ता था ते थे ती थी या ये ई, आ की मात्रा ए की मात्रा ई की मात्रा पे जो है मेन वर्ब एंड हो, तो उस कंडीशन में हम मानते हैं कि ये पास्ट इंडेफिनिट। इनको तीनों को बनाने का तरीका है कि तीनों को इसी तरह से हमने इसमें लिखा हुआ है, वह फुटबॉल खेलता था, या उसने फुटबॉल खेल लिया, या उसने फुटबॉल खेला। एक में ता था आया है, एक में या आया है, और एक में आ की मात्रा आई है। तीनों एक ही होते हैं, इनको तीनों को इंग्लिश में एक ही तरीके से बनाया जा सकता है, ही प्लेड फुटबॉल। और इसके बारे में और बहुत सारी जानकारी है, लेकिन उसके बारे में हम और बाद में बात करेंगे, और दूसरे तरीके से भी इसे बनाया जा सकता है, लेकिन अभी फ़िलहाल टेंस के हिसाब से इतना जानना ज़रूरी है। इसके बाद में आते हैं फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के ऊपर। इसकी पहचान दी गई है यहाँ पे गा गे गी। इसमें दिया हुआ आपको स्ट्रक्चर नीचे। अभी हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट और पास्ट इंडेफिनिट में जो कोई हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल नहीं किया, सब्जेक्ट के बाजू में सीधी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म रखी। यहाँ पर सब्जेक्ट के बाजू में सीधी वर्ब की सेकंड फॉर्म पास्ट इंडेफिनिट, ही प्लेड फुटबॉल, सब्जेक्ट वर्ब की सेकंड फॉर्म ऑब्जेक्ट। लेकिन फ्यूचर इंडेफिनिट हम देख रहे हैं कि यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब का भी यूज़ यहाँ से चालू हो जाता है। यहाँ से कोई भी टेंस बिना हेल्पिंग वर्ब के नहीं बनेगा, सब में कोई ना कोई हेल्पिंग वर्ब का यूज़ होगा। जैसे कि यहाँ हम देख रहे हैं 2 हेल्पिंग वर्ब हैं यहाँ पे, विल और शैल। इसमें सेंटेंस दिया हुआ है वह फुटबॉल खेलेगा, ही विल प्ले फुटबॉल। दूसरा सेंटेंस दिया है मैं फुटबॉल खेलूंगा, आई शैल प्ले फुटबॉल। जैसे कि हमको मालूम है सब्जेक्ट के बाजू में जो है हेल्पिंग वर्ब रखते हैं, फिर मेन वर्ब रखते हैं, फिर ऑब्जेक्ट रखते हैं। पहले वाले वीडियो में हमने देखा था कि सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के बीच में वर्ब रखी जाती है, उसमें अगर हेल्पिंग वर्ब भी हो तो वो पहले रखी जाएगी, मेन वर्ब बाद में रखी जाएगी। तो सब्जेक्ट विल शैल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट। इस तरह से फ्यूचर इंडेफिनिट के टेंस बनते हैं। मैं स्कूल जाऊंगा, आई शैल गो टू स्कूल, या वह फुटबॉल खेलेगा, ही विल प्ले फुटबॉल, मैं फुटबॉल खेलूंगा, आई शैल प्ले फुटबॉल। प्रश्न ये उठता है कि विल कहाँ लगेगा और शैल कहाँ लगेगा। तो यहाँ दिया हुआ आई और वी के साथ में हमेशा शैल का यूज़ होगा, शेष सभी कर्ताओं के साथ में विल का यूज़ होगा। लेकिन ये यूज़ उल्टे भी हो सकते हैं, विल की जगह शैल और शैल की जगह विल भी लग सकता है। जब हम मॉडल के बारे में और जानकारी अर्जित करेंगे तब उसके बारे में और चर्चा करेंगे। तो इस तरह से हमने देखा कि प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट और फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस किस तरह से बनते हैं। इसके अगले वीडियो में हम जो है प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस के और पास्ट कंटिन्यूस टेंस और फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस के पहचान उनकी हिंदी में क्या होती है और उनके स्ट्रक्चर क्या होते हैं उसके बारे में चर्चा करेंगे। धन्यवाद।